हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, है ना। ये लेक्चर नंबर 6 है लाइट का। अगर इसके पहले का लेक्चर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको लाइट का, जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम लोग काफ़ी पढ़ चुके थे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 9:1 क्या निकल गया था, V1/V2, राइट। यही पढ़े थे हम लोग, है ना। इस पे एक आध दो सवाल, है ना, कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर इंस्टेंस, है ना, एक सवाल दिया है आपके एक टेक्स्ट बुक में, है ना। इन टेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें दिया है लाइट एंटर्स फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर 2 है इन टेक्स्ट का, पेज नंबर आई थिंक पेज नंबर 176 पे है, एकदम ऊपर ही आप देख सकते हैं। ठीक है, दिया हुआ है कि लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ओके, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज दिस मच। ठीक है, दिया कि लाइट जो है कहाँ से कहाँ एंटर करती है, यहाँ एयर है, यहाँ से ये एंटर करती है कहाँ पे, ग्लास में। ठीक है, और इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, क्या दिया है, 1.5। अब जहाँ कहीं पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी के रिस्पेक्ट में ना दिया हो तो उसको मान के चलिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, चाहे एयर हो या वैक्यूम हो, है ना, दोनों के केस में स्पीड ऑफ लाइट जो है सी लेंगे, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सारा डाटा दिया हुआ है। देखिए ये भी तरीका अप्रोच होता है सवाल को सॉल्व करने का। डायग्राम बनाते जाइए, जो जो चीज़ें दी हुई हैं वो लिखते जाइए, जो पूछा है वो निकाल दीजिए। तो इसमें स्पीड क्या होगी यही पूछा है। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इक्वल टू क्या होता है, C/V। ठीक, ये एयर के लिए भी वैलिड है, आपको पता है, मैंने बोला है कि दोनों के केस में ये C सेम होता है। तो इसके हिसाब से 1.5 इज इक्वल्स टू C, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन V की वैल्यू निकालना है। तो इसे यहाँ से V की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/1.5 × 10⁸, दैट इज V इक्वल्स टू 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ से सॉल्यूशन, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन व्हाट ग्लास इज 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। तो एक सिंपल सा सवाल आपके किताब में दिया है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह के सवाल मान लीजिए आप कोई साइड बुक ले रहे हैं तो उसमें दिया होगा, हैं, तो दिया होगा तो उसको भी कर सकते हैं आप लोग, है कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 10.3। ठीक है, टेबल दिया हुआ है, यहाँ पर ढेर सारा मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और वो वैक्यूम या फिर एयर के रिस्पेक्टिव नापा गया, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो उसको आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये आप देखते समय एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, डायमंड का सबसे ज़्यादा 2.42 या 43 के आसपास होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, राइट। और सबसे कम एयर का होगा 1.00 समथिंग। ठीक है, तो ये लगभग लगभग 1 के बराबर है, यानी कि वैक्यूम, है ना, वैक्यूम समझ सकते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए एक बार। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मे बी, है ना, इट मे बी आस्क, और पूछा जा ही चुका है ऑलरेडी आपके बोर्ड एग्जाम में, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अगेन सुनिए, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका एक और मतलब, ये इसी टॉपिक को एक और नाम से पूछ सकता है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। स्लैब समझ रहे होंगे, ऐसा स्लैब जो ग्लास का हो, ग्लास स्लैब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ग्लास हो इतना मोटा, है ना, स्लैब की तरह, सिल्ली समझते हैं ना, वही, है ना। अब इसको मिटाना तो बड़ा मुश्किल है यार, वीडियो एक ही बार में सारा मिट जाएगा, लेट मी, है ना,
बड़ा गंदा लाइन खींच रहा है यार, क्या करोगे, है ना। पेन टैब पे अभी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी ठीक ठाक खींच लेता हूँ डायग्राम। ठीक है, ये ग्लास स्लैब है, क्या है, ग्लास स्लैब है। अब इससे लाइट पास होगा तो किस तरह का रिफ्रैक्शन होगा, इसी को दिखाना है। ठीक है, फिर हम लोग डिफाइन कर लेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो देखो, मान लो लाइट यहाँ से इस पर पड़ी, ठीक, पड़ी तो यहाँ पर एक हम लोग नॉर्मल खींच सकते हैं। यहाँ से मान ले भाई ये आई पे गिरा, अच्छा ये रियर मीडियम है और नीचे वाला डेंसर, तो यानी कि नॉर्मल की तरफ बेंड होगी और सीधे निकलते निकलते यहाँ पड़ेगी। फिर एक सरफेस है ना, इंटरफेस ऑफ टू मीडिया एक और है। अब ये देख डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो होगी क्या, है ना, ये जो नॉर्मल है इससे दूर हो जाएगी, राइट। अब देखो भाई, ये था रे का ओरिजिनल पथ और ये है रे का ग्लास स्लैब से निकल के बाहर जाने वाला पथ, राइट। अगर ये ग्लास स्लैब ना होता तो भाई रे तो ऐसे निकल जाती, लेकिन ग्लास स्लैब है उसकी वजह से रे कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो ये देखो लिटरली यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई है ग्लास स्लैब लगाने पर। ये जो रे है ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई है। तो शिफ्टिंग ऑफ, है ना, लाइट रे फ्रॉम ओरिजिनल path on passing through a glass slab is known as lateral displacement। ठीक है, मैं थोड़ा सा लिख दूं क्या इसके बारे में, चलो लिख ही देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ लाइट रेज लेटरली, है ना, लेटरली ही शिफ्ट हुआ है। शिफ्टिंग ऑफ लाइट रेज लिटरली on passing through glass slab is called या is known as lateral displacement, right। अब देख भाई, अगर तू उससे lateral displacement पूछे तो पहले तुम लिखना डेफिनेशन, देन ये डायग्राम, देन एक्सप्लेन इट, ओके। अगर रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब पूछते एक्सप्लेन कीजिए, देन ये डायग्राम एंड एक्सप्लेन इट, देन लास्ट में डेफिनेशन। थोड़ा परफेक्ट लगेगा, एक अच्छा, है ना, रिप्रेजेंटेबल लगेगा तुम्हारा आंसर, है ना। बाकी तुम लिखना चाहो तो कैसे भी लिख सकते हो, बट दिस इज़ द बेस्ट वे। अच्छा, अगर तुमको ये शिफ्ट पता करना हो, मान लो ये शिफ्ट जो है डी है, तो ये डी के लिए एक फार्मूला होता है ना, लेट मी राइट हेयर। डी के लिए तुम लोग एक फार्मूला लिख सकते हो, टी, है ना, सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर। अब ये आई आर क्या है, आई आर क्या है, ये आई है तो ये आर है, ये भी आर हो जाएगा, ठीक है, और ये सिमेट्री से आई हो जाएगा, राइट। तो ये आई आर जो भी दिख रहा होगा, ये सेक क्या है, जैसे ये साइन है ना, ऐसे ही सेक होता है। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लोगे तो ये फार्मूला ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा, ये सब हटा दिया जाए तो यहाँ से दिख रहा है, एकदम सिंपली दिख रहा है कि डी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है टी के। अब टी क्या है, इस ग्लास की ये जो थिकनेस है ना, इसी को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और किसी चीज़ को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, समझ रहे हो। तो थिकनेस ऑफ ग्लास इज रिप्रेजेंटेड बाई टी। तो यानी कि ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है या प्रोपोर्शनल है, थिकनेस ऑफ ग्लास। जाहिर सी बात है, जब थिकनेस बढ़ेगी तो ये लाइट रे और ज़्यादा शिफ्ट होगी, राइट, है ना, और ज़्यादा शिफ्ट होगी, समझ रहे हो, समझ ही रहे हो कि होशियार हो तुम लोग बहुत, है ना। तो ये एक अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, तुम्हारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। लेट डिस्कस, है ना, एक थोड़ा सा नॉलेज वाला टॉपिक, आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी, बेसिकली ऑप्टिकल डेंसिटी किसी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है ना, क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ
मीडियम। और कैसा मीडियम? ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल का मीडियम, कोई भी मीडियम अगर ऑप्टिकली सेंसिटिव है, ठीक है, जैसे ओपैक, ट्रांसपेरेंट, है ना, ट्रांसलूसेंट बोलते हैं ना, ये क्या है? लाइट पे ही तो डिपेंडेंट है, तो लाइट से ही ये रिलेटेड है, तो इसी को ऑप्टिकली मतलब सेंसिटिव मीडियम बोलते हैं। तो एक प्रॉपर्टी है मीडियम की, जिससे हमको पता चलता है कि जो मीडियम है वो रेयरर है या डेंसर है। ये वो डेंसिटी नहीं है जो मास डेंसिटी हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर केरोसिन ऑयल लें, ठीक है, और क्या ले लें, पानी ले लें, पानी में अगर केरोसिन ऑयल डालोगे तो ऊपर मान लो ये पानी है, हाँ, केरोसिन ऑयल ऊपर ही फ्लोट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि केरोसिन की डेंसिटी क्या है? कम है। तो डेंसिटी ऑफ केरोसिन इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। बट अगर इस हिसाब से तुम सोच के बताओगे कि केरोसिन से, है ना, पानी में जा रही है, मैं सपोज दैट ये केरोसिन है और ये वाटर है, लाइट रेज जा रही है, तो तुम इसके हिसाब से तुमको अगर तुम गलती से भी इसको रेयरर बोल दिए इस डेंसिटी के हिसाब से, मास डेंसिटी के हिसाब से, ये वेट के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या करोगे? रेयरर बोलोगे, इसको डेंसर बोलोगे। और रेयरर से डेंसर में जाती है तो क्या होता है? विलंब की तरफ झुक जाती है ना, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है, ये रियली में ऐसे जाता है। क्यों? क्योंकि रियल में ये रेयरर नहीं है, ये डेंसर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करेक्ट करके लिख दे रहा हूँ सारी चीज़ें, है ना, सो दैट कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, कि ये क्या है? डेंसर है केरोसिन ऑयल, लेकिन कौन सा? ऑप्टिकली डेंसर है। और ये क्या है? रेयरर है, ठीक है। ये चीज़ का ख्याल रखना। मास डेंसिटी अलग चीज़ है और ये ऑप्टिकल डेंसिटी अलग चीज़ है। ऑप्टिकल डेंसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, है ना, विच टेल्स अस, है ना, कि कोई मीडियम ऑप्टिकली रेयरर है कि डेंसर है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ये बात समझ में आ गई होगी, है ना, आई थिंक। एक और चीज़ मैं डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा, है ना, जैसे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं, ठीक। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये ऑप्टिकल जो डेंसिटी है ना, ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में आपको नहीं पढ़ाया गया, ये प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम है, जबकि ये क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। दोनों काफ़ी हद तक रिलेटेड है। बेसिकली ये स्पीड ऑफ लाइट से डायरेक्टली हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं इसको, और इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, है ना, कि कोई लाइट रे कितना मुड़ेगी। बेसिकली कितना मुड़ने का मतलब क्या है? कितना रेयरर है और डेंसर है, ठीक है। डेंसर और रेयरर यही बताता है क्या? ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक। अच्छा, एक आध दो और चीज़ें देखिए। इसके बाद क्या है आपके सिलेबस में? इसके बाद है लेंस वगैरह के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा मैं, है ना, लेंस पे डिस्कस कर देता हूँ, है ना, बहुत ज़्यादा मैं डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि इतना नॉइज़ है, मैं बहुत परेशान हूँ। आप समझ सकते हैं, बहुत समझदार आप लोग हैं। लेंस क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो जाहिर सी बात है ये ऑप्टिकली सेंसिटिव है। भाई ये लाइट को लेकर सेंसिटिव है कि नहीं है? अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ कि ये समझा दो सर, ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है। देखो, कोई भी मटेरियल है, कोई भी मीडियम है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो तीन तरह का हो सकता है। या तो उससे लाइट आर पार निकल जाए, या तो कुछ निकले या कुछ ना निकले, या तो वहीं पे ब्लॉक हो जाए, निकल ही ना पाए आर पार, ठीक है। मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इसके एकदम आर पार निकल गई। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है, थोड़ा सा निकली। और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था जो आर पार जाने ही नहीं दिया। तो इस मीडियम को हम लोग बोल देते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। एक ऐसा, ठीक है, मीडियम या मटेरियल जिसमें से लाइट आर पार चली जाए उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम या ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोलते हैं। और ऐसा मीडियम जिसमें, है ना, लाइट की पूरी अमाउंट तो आर पार ना जाए बट थोड़ी सी चली जाए, है ना, कुछ पार्ट चली जाए, उसको ट्रांसलूसेंट मीडियम बोलते हैं। और ओपैक उस मीडियम को बोलते हैं जिससे लाइट आर पार ना निकले, जैसे ये,
ठीक है। तो ये तीनों ऑप्टिकली सेंसिटिव हैं, एक लाइट को कम्प्लीटली आर पार जाने दे रहा है, एक थोड़ा सा जाने दे रहा है, एक जाने ही नहीं दे रहा है, ठीक है। तो लेंस भी एक क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो बाउंडेड होता है, बाउंडेड बाय टू और एटलीस्ट वन कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस। बस इतना डेफिनेशन आपके लिए काफ़ी है कि लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंडेड बाय एटलीस्ट वन और टू कर्व्ड सरफेस। फॉर एग्जांपल मैं इसको समझाने की कोशिश करूं कि मान लीजिए ग्लास का ऐसा टुकड़ा ले लें हम लोग, ठीक है। ये खोखला नहीं है, हॉलो नहीं है, भरा हुआ है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट है। तो देखिए एक सरफेस इसका क्या है, कर्व्ड है, ये बाउंडेड बाय टू सरफेस है, एक प्लेन और एक कर्व, तो ये लेंस है। अगर दोनों कर्व हो जाए तो भी लेंस है, दोनों इस टाइप का कर्व हो तो भी लेंस है, एक इस टाइप का हो एक इस टाइप का हो तो भी लेंस है, क्योंकि एटलीस्ट है ना वन कर्व्ड सरफेस होना चाहिए तो लेंस होगा, एक होना ही चाहिए। अगर दोनों प्लेन है तो कर्व्ड मतलब वो लेंस होगा ही नहीं, है ना, वो तो ग्लास स्लैब हो जाएगा, है ना, सिंपल एक ग्लास स्लैब हो जाएगा, ठीक है। बहुत समझदार हो आप लोग, है ना, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। तरह तरह के लेंस बन सकते हैं, आप लोग के सिलेबस में जो दिया हुआ है ना, वो या तो बाई कनकेव दिया हुआ है, अब ये कनकेव कन्वेक्स क्या है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, या बाई कन्वेक्स दिया हुआ है, बस ये मैं मतलब समझा दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है बाई कनकेव और बाई कन्वेक्स का, तो यानी कि दोनों का सरफेस एक तरह का होना चाहिए, या तो कनकेव सरफेस हो या तो दोनों सरफेस क्या हो, कन्वेक्स सरफेस। फॉर एग्जांपल ये दोनों सरफेस एक टाइप का है ना, और ये दोनों सरफेस एक टाइप का है, तो इसी के बारे में आपको पढ़ना है, इसके बारे में और इसके बारे में, इन सब के बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। आई होप है ना जो चीज़ें मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा, है ना। जो भी चीज़ें मैंने अभी तक पढ़ा दिया, फॉर एग्जांपल है ना, लेट मी रिवाइज, है ना, या लेट मी रिकॉल कि मैंने हम लोगों ने क्या पढ़ा, लाइट के बारे में पढ़ा, देन वी स्टडीज कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिर क्या पढ़ा हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने पढ़ा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, याद होगा तो आप लोगों को, है ना, मिरर के बारे में पढ़ा, देन क्या पढ़ा हम लोगों ने, इमेज के बारे में पढ़ा, देन हम लोगों ने क्या पढ़ा, रूल्स टू ड्रा इमेज, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, इमेज फॉर्म बाई, है ना, क्या पढ़ा, इमेज फॉर्म बाई कॉनकेव मिरर, राइट। देन हम लोगों ने पढ़ा इमेज फॉर्म्ड बाई कॉन्वेक्स मिरर, देन हम लोगों ने पढ़ा यूजेस इन सारे मिरर के, देन थोड़ा सा रिफ्रैक्शन, कुछ सवाल, है ना, देन आज का क्लास, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर चुका है, हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। अब क्या क्या कवर करना है, बेसिकली अब लेंस से रिलेटेड डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। देन उसके बाद इससे बनने वाले इमेज क्या कैसे, फिर थोड़ा बहुत इसका यूज, देन न्यूमेरिकल, देन चैप्टर खत्म, 3-4 है ना पॉइंट्स में, 3-4 हेडिंग्स में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, है ना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकी अगर इस चैप्टर का आपको और पढ़ना चाहते हैं तो आपको चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, हैव ए नाइस डे।